नमस्कार दोस्तों आज हम बात करने वाले एक ऐसे व्यक्तित्व के बारे में, एक ऐसी शख्सियत के बारे में जिन्होंने हमारे जीवन पर बहुत प्रभाव डाला है और ख़ासकर युवाओं के जीवन पर उनका बहुत ज़्यादा प्रभाव रहा है। बहुत सारे यूथ हमारे देश के आज भी उन्हें फॉलो करते हैं और ना सिर्फ हमारे देश के बल्कि उन्हें बाहर के देशों में भी, फॉरेन कंट्रीज़ में भी बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है, क्योंकि उनका जीवन रहा ही ऐसा है। उसको एक्सप्लेन करने के लिए शायद हमारे पास शब्द कम पड़ सकते हैं। उनका जीवन अपने आप में हमारे लिए इंस्पिरेशन से भरा हुआ है। आज हम बात करेंगे दोस्तों डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब के बारे में, जो हमारे देश के राष्ट्रपति रह चुके हैं। ये तो सभी को पता है। उसके अलावा वो हमारे देश के बहुत बड़े साइंटिस्ट थे, इसीलिए वो मिसाइल मैन के नाम से जाने जाते थे, क्योंकि उन्होंने बहुत सारे मिसाइल्स पे काम किया। अग्नि मिसाइल्स उन्होंने बनाई, जो हमारी देश की सुरक्षा के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बहुत योगदान उनका रहा। अब ये चीज़ें तो बहुत सारी बातें ऐसी हैं कि आप उनकी बायोग्राफी भी पढ़ सकते हो, उससे आपको पता चल सकता है। लेकिन आज हम बात करेंगे उनके जीवन की कुछ ऐसी घटनाओं के बारे में, कुछ छोटी छोटी घटनाएं जो अनसुनी होती है, जो वो किसी किताब में नहीं बल्कि वो किसी के साथ वो घटना हुई है, तो उस व्यक्ति ने उस घटना को बता दिया। तो आज हम उन छोटी छोटी घटनाओं के माध्यम से ही सीखने की कोशिश करेंगे कि हम उनके जीवन से क्या क्या सीख सकते हैं। पहले मैं कुछ घटनाएं बताऊंगा, फिर मैं जो मेरे को लगा कि हम उनके जीवन से क्या सीख सकते हैं वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो दोस्तों, एक घटना उनके जीवन की, वो किसी स्कूल में लेक्चर के लिए गए थे, तो वहाँ पर कुछ 400-500 बच्चों का ग्रुप था। जब वो अपना लेक्चर देने वाले थे तो अचानक से वहाँ पर लाइट चली गई। लाइट जाने से क्या हुआ, माइक वगैरह सब बंद हो गए। तो हो सकता है एक आम इंसान, एक आम सोच वाला इंसान होता तो वो इंतजार करता लाइट का कि भाई लाइट आ जाए तब मैं अपना लेक्चर पूरा करूँगा। लेकिन कलाम साहब ऐसे नहीं थे। उन्होंने कुछ नहीं सोचा, सीधे वो गए, नीचे उतरे, अपने चारों तरफ उन बच्चों को इकट्ठा किया, जो भी 400-500 के आसपास का ग्रुप था। उन बच्चों को इकट्ठा करने के बाद उन्होंने वहीं से अपना बोलना शुरू किया और अपनी आवाज़ को ऊंची करते हुए उन्होंने अपना लेक्चर कंप्लीट किया। तो इससे हम क्या सीख सकते हैं दोस्तों? हम इस बात से, इस घटना से ये सीख सकते हैं कि हमें हमेशा अपने टारगेट्स पे फोकस करना है, रिसोर्सेज पे फोकस नहीं करना। क्योंकि जब हम रिसोर्सेज पे फोकस करते हैं कि हमारे पास ये संसाधन है, ये नहीं है, तब हम कभी भी जीवन में काम अच्छे से नहीं कर पाते। हम संसाधनों से नज़र हटाएं, हमारा बस फोकस रहे कि किस तरीके से हम अपने टारगेट को पा सकते हैं, किस तरीके से हम उसे अचीव कर सकते हैं, तो हम उसके लिए काम करेंगे ही करेंगे। उसके लिए भले ही कुछ चीज़ें कम पड़ जाए। अब मैं भी एक ये वीडियो बना रहा हूँ आपके सामने, मुझे पसीना आ रहा है, लेकिन मेरा उस पसीने पर ध्यान नहीं है। मैं ये नहीं सोच रहा हूँ कि मेरे पास कुछ ऐसी व्यवस्था बन जाए जिससे मुझे पसीना ना आए। ना, मेरा फोकस अपनी वीडियो बनाने पर है। क्या फर्क पड़ता है यार, पसीना आ गया तो पसीना आएगा, सूख जाएगा, क्या दिक्कत है। लेकिन अपने टारगेट्स पे हमें ध्यान रखना है, ना कि हमें रिसोर्सेज पे ध्यान रखना है कि हमारे पास ये रिसोर्सेज है, ये रिसोर्सेज नहीं है। अब उनके जीवन की एक और घटना, वो किसी प्रोग्राम में गए थे, तो वहां पर स्टेज पर कुछ चेयर्स लगी हुई थी। तो उनके लिए जो चेयर लगाई गई थी वो बड़ी चेयर लगाई गई थी, और उसके साथ में जो चेयर्स थी वो छोटी चेयर्स थी। तो वो जैसे ही वो स्टेज पर गए, उन्होंने देखा, ये चीज़ नोटिस की कि भाई मेरे लिए चेयर तो बड़ी लगाई हुई है, लेकिन साथ में दोनों तरफ छोटी चेयर्स हैं। तो उन्होंने तुरंत ही उस चेयर पर बैठने से मना कर दिया और बोला कि आप इसे हटाइए और ऐसे ही सभी की सभी सेम चेयर्स आप ले करके आइए। तो जब वो सेम चेयर लग गई तो वो उन्हीं चेयर्स पर बैठे, वो अलग से उस बड़ी चेयर पर नहीं बैठे। तो इससे हमें सीखने को मिलता है कि हमारे अंदर एक सेंस ऑफ इक्वलिटी होनी चाहिए, समानता का एक भाव हमारे अंदर होना चाहिए कि हम समान समझे अपने आप को, हम बहुत अलग ना दिखाए। अब दोस्तों देखो, आज अगर हम वो यहाँ पर आज इस दुनिया में हमारे साथ नहीं है, लेकिन फिर भी हम उनके बारे में बात कर रहे हैं,
अगर वो उस चेयर पे बैठ जाते तो शायद वो बात ही नहीं होती। आज हम बात ही इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने वहां पर एक इक्वलिटी का भाव दिखाया, समानता का भाव दिखाया। वो उस चेयर पर नहीं बैठे, वो नहीं बैठे, इसीलिए हम डिस्कस कर रहे हैं। वो उस चेयर पर नहीं बैठे, इसीलिए हम आज भी उनकी रेस्पेक्ट कर रहे हैं कि उन्होंने कितना अच्छा किया कि सभी को बराबर समझा। वो बैठ जाते तो फिर उस घटना का कोई जिक्र ही नहीं होता, हमें सीखने को ही नहीं मिलता। तो दोस्तों, सेंस ऑफ इक्वलिटी हमारे अंदर होनी चाहिए। एक बार अभी हाल ही का एक प्रोग्राम हुआ था वाराणसी में, जिसमें विश्वनाथ मंदिर के जो कॉरिडोर का उद्घाटन किया माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने। तो वहां पर उन्होंने भी कुछ ऐसा ही किया था। वो जो वहां पर जो कंस्ट्रक्शन जिन्होंने किया था वो सारे लोग इकट्ठे बैठे हुए थे, उनके बीच में उनकी चेयर लगाई हुई थी। तो जैसे वो वहां पर जाते हैं वो इस चेयर को हटा करके दे देते हैं अपने कर्मचारी को, और उन सभी कर्मचारियों के बीच में वो नीचे ही बैठ जाते हैं और उन्हें बोलते हैं कि भाई तुम मेरे पास आ जाओ। तो यहां से सेंस ऑफ इक्वलिटी का हमें पता चलता है, और वो हमारे अंदर भी होनी चाहिए, क्योंकि सेंस ऑफ इक्वलिटी आपके अंदर होगी तभी आपको रेस्पेक्ट मिलेगी। दोस्तों, अब उनके जीवन की एक तीसरी घटना, अपने ऑफिस में वो थे, साइंटिस्ट वो थे ही, तो उनके अंडर में कुछ साइंटिस्ट भी काम करते थे। तो एक उनके अंडर में जो साइंटिस्ट, उनके जो जूनियर थे, वो आए कि सर मेरे को आज 5:30 बजे आप छुट्टी दे देना, क्योंकि मुझे बच्चे को एग्जीबिशन में लेकर के जाना है। मैंने उनसे प्रॉमिस किया 5:30 बजे मैं उन्हें एग्जीबिशन में लेकर के जाऊंगा। तो कलाम साहब ने कहा ठीक है, आप 5:30 बजे चले जाना। लेकिन हुआ क्या कि वो साइंटिस्ट भी अपने काम में इतना मग्न हुआ, वो अपने काम में इस तरीके से लीन थे कि उन्हें ये ध्यान ही नहीं रहा कि कब 5:30 हो गए, और वो अपना काम छोड़ करके नहीं गए। तो काम करते करते उन्हें वहीं पर 8:30 बज गए। 8:30 बजे जब वो आते हैं तो वो कलाम साहब को देखते हैं, वो वहां पर कलाम साहब उन्हें नहीं मिले। अब उन्हें बड़ा ही अपने मन के अंदर ग्लानि महसूस हुई कि यार मैंने बच्चों से प्रॉमिस किया था और मैं अपने बच्चों को एग्जीबिशन नहीं लेके जा पाया। वो इसी सोच के साथ घर जाते हैं। घर पे जाके वो देखते हैं कि उनके बच्चे वहां पर थे ही नहीं। तो वो अपनी पत्नी से पूछते हैं कि बच्चे कहाँ गए। तो उनकी पत्नी बताती है कि 5, 5:15 के आसपास आपके यहाँ से मैनेजर आए थे और वो बच्चों को एग्जीबिशन लेके गए हैं कि आप काम में बिजी हो, तो वो उन्हें एग्जीबिशन लेकर के गए। ऐसे थे हमारे कलाम साहब। कलाम साहब जो उन साइंटिस्ट के बॉस थे, वो उनके घर जाते हैं, उनके मैनेजर बन के उनके बच्चों को एग्जीबिशन लेके जाते हैं। तो दोस्तों, हमें भी कुछ ऐसा ही होना पड़ेगा अपने जीवन में। हमें जनरस रहना पड़ेगा लोगों के लिए, हमें उनका ध्यान रखना पड़ेगा, अपने आसपास के लोगों की हमें केयर करनी पड़ेगी और करनी चाहिए। उनके जीवन की चौथी घटना, एक 6th क्लास का बच्चा कलाम साहब की पेंटिंग बनाता है। तो उसके पेरेंट्स उसे इंस्पायर करते हैं कि आप इसे कलाम साहब को भेज दो, मेल कर दो आप इसे। तो वो बच्चा उस पेंटिंग को कलाम साहब को भेज देता है। तो उस पेंटिंग के भेजने के कुछ दिनों बाद उस बच्चे को एक मैसेज मिलता है, एक एनवेलप उसके घर पे आता है। उसमें कलाम साहब का मैसेज था कि थैंक यू, यू हैव अ नाइस ड्राइंग। मतलब कि आप समझिए कि इतना बड़ा शख्स, उसने एक बच्चे का भी इतना ध्यान रखा। एक बच्चा उनको मेल करता है, एक पेंटिंग उनको भेजता है, तो कलाम साहब उसे रिप्लाई कर रहे हैं। ये क्या है? ये एक कनेक्शन क्रिएट करता है, एक कनेक्शन बनाता है लोगों के बीच में। हम लोगों से जुड़ते हैं। तो कलाम साहब से हमें ये सीखना है कि हमें हमेशा लोगों से जुड़ के रहना चाहिए। सो ऑलवेज कनेक्टेड टू पीपल। ये आपको सोचना है कि आप लोगों से किस तरीके से कनेक्ट रह सकते हो। आपको लोगों के साथ कम्युनिकेट करना पड़ेगा, आपको रिप्लाई देने पड़ेंगे, आपको टाइम टू टाइम उनसे बात करनी पड़ेगी, आपको हमेशा एक कनेक्शन, एक कम्युनिकेशन उनसे बना करके रखना होगा। अब मैं उनके जीवन की 5वीं घटना का जिक्र आपसे करना चाहता हूं। जब वो प्रेसिडेंट थे तो केरला में कोई फंक्शन था, तो उनसे कहा गया कि आप प्रेसिडेंशियल गेस्ट में किस किस को इनवाइट करना चाहते हो। तो उन्होंने 2 लोगों का नाम बताया। 2 लोग में कौन कौन थे? एक मोची था और दूसरा एक छोटे से होटल का मालिक। जब कलाम साहब इस स्तर पर नहीं थे, इस लेवल पर वो नहीं पहुंचे थे, तब जब वो एक आम आदमी वाला जीवन जी रहे थे,
जब वो लोग उनके साथ में थे, कनेक्शन में थे, तो उन्होंने प्रेसिडेंट बनने के बाद भी उनको इतनी रेस्पेक्ट दी कि प्रेसिडेंशियल गेस्ट के रूप में उन्होंने उन दोनों को इनवाइट किया। तो हमें भी ये ध्यान रखना है कि हम अपने पास्ट को ना भूलें, पास्ट में जो लोग हमारे साथ रहे हम उन्हें ना भूलें, किस तरीके से हम लोगों को याद रखें। और क्योंकि हम इस सोसाइटी में रहते हैं, सोसाइटी में रहने वाले व्यक्ति को ये सोचना पड़ेगा कि किस तरीके से हम एक दूसरे के साथ मिलके चले, जुड़ के चले। तो दोस्तों मैं यही एक्सपेक्टेशन रखता हूँ कि जितना भी मुझे समझ में आया मैंने कोशिश की है आप लोगों के साथ शेयर करने की। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैंने बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया है या नहीं किया है, बस मैंने एक कोशिश करी है। अगर आपको मेरी ये कोशिश अच्छी लगे तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद।